हेलो सर, आप सभी फ्यूचर आईएएस को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कंसल्टेंट पे। आप सभी को एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट या आप किसी भी लाइफ के प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं या किसी भी अगर सफल व्यक्ति को आप अपने जीवन में देख रहे हैं तो आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि आखिर वो व्यक्ति या वो एस्पिरेंट जिसने यूपीएससी क्रैक कर लिया है और वो व्यक्ति जिसने बहुत प्रयासों के बाद भी यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाया है, इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी बात है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है। जब आप यूपीएससी के प्रिपरेशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके मन में ये बातें ज़रूर आती हैं कि आपका कोई जानने वाला जो काफ़ी लंबे समय से कहीं रह कर के तैयारी कर रहा है उसका अभी तक नहीं हुआ और किसी का अगर हो गया तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। आप किन स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करें कि आप असफल न हो। तो मैं आपके लिए उस सफलता के कुछ मूल मंत्र लेकर के आया हूँ। आप मूल मंत्र कह सकते हैं, लेकिन मैं और मेरा रिसर्च जहाँ तक गया है मैं यही कहूँगा कि आपको जीवन की किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, चाहे वो यूपीएससी क्रैक करने की बात हो, चूँकि हम लोग यूपीएससी कंसल्टेंट जैसे प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं तो मैं बात करूँगा कि अगर आपको यूपीएससी क्रैक करनी है तो आपको किन बातों को विशेष ध्यान में रखना है। और इस बातों को सिर्फ ध्यान में नहीं रखना है बल्कि आपको इसे अपनी हैबिट बना लेनी है, अपनी आदत बना लेनी है, तभी आप यूपीएससी को क्रैक कर पाएंगे, अन्यथा आपको समस्याएं होती रहेंगी और आप भी उन असफल लोगों की श्रेणी में गिने जाएंगे। अगर आपको भी सफल होना है तो उन्हें क्या अलग बनाता है उसकी कुछ बातें मैं लेकर के आया हूँ। जैसे सबसे पहली बात उसमें है आशावाद, यानी कि आपके अंदर हमेशा कभी ना छोड़ने वाली यानी कि नेवर गिव अप वाली भावना होनी चाहिए। आप भले ही कितना हो परेशान हो, आपने एक प्रयास किए, दो प्रयास किए या फिर आप प्रयास कर रहे हैं और आप असफलता अगर देख रहे हैं तो ऐसा आपको सोचना नहीं है, बल्कि आपके अंदर हमेशा एक पॉजिटिवनेस चलनी चाहिए कि आप एस्पिरेंट हैं तो एक दिन आप अपने ड्रीम को सच्चाई में ज़रूर बदलेंगे। ये आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। हमेशा आपके रेटिकुलर सिस्टम को ये लगना चाहिए कि आप एक आईपीएस या आप एक आईएएस बनना चाहते नहीं हैं बल्कि आप बन गए हैं, ऐसी भावनाएं रखनी होगी। आप अपने आशा को कैसे जगाए रख सकते हैं, अपनी उम्मीद को कैसे जगाए रख सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आपको अपने लक्ष्य को, अपने एम को कहीं कॉपी में नोट करना होगा, किसी डायरी पर, किसी पेपर पर आप उसे नोट कर लीजिए। और नोट करने का तरीका यह है कि आप कभी भी, मान लीजिए कि अगर आप बनना चाहते हैं एक आईएएस ऑफिसर, तो आप कभी भी ये मत लिखिए कि आई वांट टू बी एन आईएएस। कभी भी आपको ये नहीं लिखना है कि आई वांट टू बी एन आईएएस, बल्कि आपको लिखना है आई एम द आईएएस। आपको कभी भी ये नहीं लिखना है कि आप वांट टू बी, बल्कि आपको लिखना है कि आप हैं। इसका मतलब समझिए, मैं दोनों के डिफरेंस को बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो आपकी उम्मीद को बना करके रखेगा। आपके दिमाग में जो रेटिकुलर सिस्टम है, यानी कि जो तंत्रिकाओं का जाल है, वह तंत्रिकाओं का जाल एक फिल्टर का काम करता है। और फिल्टर का काम का मतलब यह हुआ कि आपके दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन को रखता है और कुछ इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। जिन इन्फॉर्मेशन को रखता है वह उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रखता है जिन इन्फॉर्मेशन को आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जिन बातों को आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, सिर्फ वही आपको याद रहता है, बाकी चीज़ें भूल जाती हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप लिखते हैं कि आई वॉन्ट टू बी एन आईएएस, तो आपका जो रेटिकुलर सिस्टम है, यानी कि आपका जो माइंड है, वह उसे कैसे कैप्चर करता है, वह कैप्चर करता है जैसे
कि आपको आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कमी है और जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं और आप जीवन भर सिर्फ प्रयास करते हैं, लेकिन वो कमी कभी पूरी होती नहीं है, ऐसा आपका माइंड सेट कर लेता है। तो आपको लिखना क्या है पेपर पे? आपको लिखना है इसीलिए आई एम द IAS या आई एम एन IAS, यानी कि मैं IAS हूँ। और जब आप IAS कहेंगे कि मैं हूँ, बार बार जब आप इस चीज़ को देखेंगे पेपर पर लिखा हुआ, और जब आप कहेंगे तो आपको कि रेटिकुलर सिस्टम को आप बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि आप वो हैं, और वो आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस को भरेगा, आपकी उम्मीद को जगाए रखेगा। इसलिए जब वर्डिंग की बात आती है, वर्डिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप वर्डिंग की बात आती है कि आप लिखें कैसे, तो आप ये बिल्कुल आज के बाद से कभी भी नहीं लिखेंगे। अगर आपका एम है कि आप एक IPS बनना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि मुझे लिखना है आई वांट टू बी एन IPS, बल्कि आप लिखिएगा आई एम एन IPS। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप कभी मत लिखिए कि आई वांट टू बी एन डॉक्टर, बल्कि आप लिखिएगा कि आई एम अ डॉक्टर। कभी भी आपको वांट टू बी नहीं लगाना है, तभी आपकी जो उम्मीद की किरण है वो बनी रहेगी। आप कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है अपने कमियों को स्वीकार करने की ताकत। ऐसा होता नहीं है, ऐसा सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति में ऐसा नहीं होता है कि उसको आप कोई कमी बताएं और वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझ में ये कमी है। वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। एज ए एस्पिरेंट आपके अंदर ये आदत आपको लानी पड़ेगी कि आपको अगर कोई कमी बता रहा है और आपको लगता है, लग तो जाता ही है, और आपको लगता है कि आपके अंदर उस चीज़ की कमी है, तो डोंट आर्ग्यू। आपको बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसे सुधारने की ज़रूरत है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपके लिए है रचनात्मक आलोचना के लिए खुलापन। मतलब ये है कि जैसे ही आपके अगल बगल के लोग जानते हैं कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। हो सकता है लोग बोले हैं ये IAS बनेगा, हो सकता है आपको IAS बाबू के नाम से चिढ़ाना भी शुरू कर दें, IPS बाबू के नाम से, दरोगा बाबू के नाम से आपको चिढ़ाना भी शुरू कर दें। तो इस रचनात्मक आलोचनाओं का आपको सम्मान करना है, बल्कि उससे परेशान नहीं होना है, बल्कि उन रचनात्मक आलोचनाओं का आपको क्या करना है? सम्मान करना है, एक्सेप्ट करना है। जब आप उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, फिर आप अपने जीवन में एक कदम और अपने लक्ष्य की ओर और नज़दीक आ जाएंगे। विश्वास कीजिए, जब भी रचनात्मक आलोचनाएं, मतलब बना बना करके लोग आपको डीमोटिवेट करने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, आपके अगल बगल के लोग, आप कोई भी काम छोटा सा कर रहे हैं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुतों के जो सुन रहे हैं इसमें से बहुत से के पेरेंट्स भी होंगे, अगर आपने अपनी कोई थॉट्स उनके सामने रखी हैं तो वो यही कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जो पेरेंट्स हैं उनको किसी बगल के दूसरे घर के दूसरे बच्चों पर जितना भरोसा होता है कि वो कर लेगा, उतना अपने बच्चे पर भरोसा नहीं होता है। तो अगर आप एज ए पेरेंट सुन रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को कभी भी ऐसा न कहें कि तुमसे ना हो पाएगा, बल्कि आप ये कहें कि तुमसे हो जाएगा। और अगर आप एज ए एस्पिरेंट मुझे सुन रहे हैं तो आप ये बात ज़रूर याद रखें कि ऐसी रचनात्मक आलोचनाओं का आपको सम्मान करना है। जो लोग आपसे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा या टफ है या कुछ भी है या आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप उनका सम्मान कीजिए। उनके साथ उलझने या उनकी बातों से डिमोटिवेट या डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा हुए तो फिर वो अपने काम में सफल हो जाएंगे। अगर आप डिमोटिवेट हो गए उनकी बातों को सुन करके, उनकी आलोचनाओं को सुन करके, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको बिल्कुल ही बहरा बन जाना है। ऐसी रचनात्मक आलोचनाओं के लिए आपको बहरा बन जाना है। अगर सुनाई देता है तो आप एकदम एक्सेप्ट कीजिए, बल्कि उसके साथ आर्ग्यू मत कीजिए। चौथी चीज़ है कि आत्मविश्वास और धैर्य। जब कुछ बड़ा होना होता है ना, लाइफ में जब बहुत बड़ी चीज़ होने वाली होती है, उसमें टाइम लगता है।
समय लगता है, 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बना करके खा लिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, बहुत अच्छी डिश होने वाली है। अच्छी डिश को बनाने में टाइम लगता है, मैगी जितना टाइम नहीं लगता है। आपको बहुत बड़ा मकान बनाना है, अगर आपको 50 मंजिला मकान बनाना है तो फिर 50 मंजिला मकान बनाने में 5 दिन तो नहीं लगेंगे। लेकिन 1 मंजिला मकान बनाने में शायद 5 दिन में मजदूर है, रात दिन काम करे तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 मंजिला मकान होगी, 50 मंजिला मकान नहीं होगी। बड़ा काम जब करना होता है, यानी कि बड़ा होना होता है आपकी लाइफ में कुछ, तो उसके लिए लगता है टाइम। और टाइम जब लगने लगता है तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको धैर्यता रखनी है। आपको जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, आप समझिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर उतना ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखना है। हालांकि इस समय का इंतज़ार करते हुए, जब आप अपने बड़े लक्ष्य का इंतज़ार कर रहे हैं और जो समय बीत रहा है, उस समय में बहुत से लोग आपके सामने आएंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उसमें आपको धैर्य बना करके रखना है। सबके सवालों के जवाब मुंह से नहीं देने हैं, बल्कि सबके सवालों के जवाब आपको अपने लक्ष्य को पा करके देना है। सबके सवालों के जवाब आपको मुंह से नहीं देने हैं, बल्कि सबके सवालों के जवाब आपको किसे देना है? अपने लक्ष्य को पा करके देना है। एक शायर का कहना है कि अगर हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। अगर हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, बस तुम प्रयास करो, बस तुम प्रयास करो। इसलिए आपको आलोचनाओं से परेशान नहीं होना है। सफल होने का जुनून, आपके अंदर सफल होने का जुनून होना चाहिए। आपके अंदर सफल होने का जुनून होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने 2-4 बातें कहीं और आप डिमोटिवेट हो गए। सफलता बलिदान मांगती है, और वो बलिदान देने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि दोस्त वही है जो आपको रोने ना दे, और सफलता वही है जो आपको चैन से सोने ना दे। सफलता वही है जो आपको चैन से सोने ना दे। और अगर आपके दिमाग में काम करते हुए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, पढ़ते हुए या फिर कुछ भी करते हुए अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आज थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ, समझ लीजिए उसी दिन आप 1 कदम नहीं 10 कदम नीचे चले गए। यानी कि आपको थकना नहीं है, थकना नहीं है, बल्कि आपको एकदम जुनून के साथ, पैशन के साथ, जोश के साथ आपको अपने लक्ष्य की ओर क्या करना है? आगे बढ़ना है। विनम्रता और कृतज्ञता की भावना। विनम्र या कृतज्ञ दूसरों के प्रति तो होना ही है, प्लस आपको अपने लक्ष्य के प्रति भी विनम्र और कृतज्ञ होना है। एकदम बिल्कुल समर्पित हो जाना है अपने लक्ष्य के लिए। ना आपको रातों का नींद दिखाई देना चाहिए, न दिन का चैन दिखाई देना चाहिए, ना आपको सुकून दिखाई देना चाहिए, ना आपको भूख दिखाई देनी चाहिए, बल्कि सिर्फ आपके अंदर एक चीज़ की भूख होनी चाहिए, एक चीज़ की सनक होनी चाहिए, वो है आपका लक्ष्य। आपके लक्ष्य के प्रति आपका जो सनक है, आपका जो पागलपन है, यही आपके लक्ष्य के प्रति आपकी विनम्रता और आपकी कृतज्ञता को प्रदर्शित करता है। कितना आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं, सीरियस हैं। 7वां चीज़ है कि सीखने की इच्छा। आपके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सीखने की इच्छा से मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि इतना तो पढ़ लिया, अब ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी बोल चुका हूं और मेरे वीडियो के स्टार्ट होने पर लिखता हूं मैं कि यूपीएससी नौकरी नहीं बल्कि एक आदत है। और आदत का मतलब यह होता है कि आपके सराउंड में जितनी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों से आप पर असर पड़ता है और आपसे उनके ऊपर असर पड़ता है। ये आपकी आदत है। और आपको अगर लग रहा है कि आप सीखने की इच्छा को कम कर सकते हैं, तो ये कोई किसी छोटे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे या बैंक की नौकरी नहीं है, बल्कि यूपीएससी एक बहुत ही अब्रॉड सिलेबस है इसका। सबसे पहले तो मैं आज एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, तो सबसे पहले सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सबसे पहले आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस
बिल्कुल ज़बानी याद कर जाइए और सबसे पहले उसे बिना देखे कम से कम 10 टाइम यानी कि 10 बार लिख डालिए। अगर आप यूपीएससी को क्लियर करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि आप यूपीएससी के सिलेबस को प्रीलिम से लेकर के मेंस और इंटरव्यू तक, मेंस जो कि 9 पेपर आपको देना है, प्रीलिम्स में जो कि 2 पेपर देना है, उसमें सिलेबस क्या है, उन पूरे सिलेबस को आपको एकदम ज़बानी याद होना चाहिए। और याद होने के साथ साथ कम से कम 10 बार आप एक पेपर पर लिख डालिए, तब जाकर के कहीं आप में एक एस्पिरेंट पैदा होगा, एक जेन्युइन एस्पिरेंट पैदा होगा यूपीएससी को क्रैक करने वाला। अदरवाइज अगर आप अंधेरे में तीर चलाना चाहते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जब हम हाई स्कूल में थे, हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो हम लोग सिर्फ अपने चैप्टर पर ध्यान दिए, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हिंदी और इंग्लिश के अगर कुछ चैप्टर्स के नाम याद रखें तो सिर्फ उन्हीं का जिनका एग्जाम में जीवन परिचय पूछा जाएगा, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा, उन्हीं चैप्टर्स के नाम और उन्हीं चैप्टर के राइटर और पोएट्स के नाम हमने याद किए, बाकी कुछ याद नहीं किया। फिजिक्स का चौथा चैप्टर हाई स्कूल में क्या है, या केमिस्ट्री का 14वां चैप्टर हाई स्कूल में क्या है, या फिर इकोनॉमिक्स या सिविक्स या पॉलिटी का 15वां चैप्टर इंटरमीडिएट में क्या है, ये आपको पता नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट तो बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। लास्ट चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अल्पकालिक संतुष्टि में देर करने की क्षमता। मतलब समझ रहे हैं इसका? अल्पकालिक संतुष्टि का मतलब होता है क्षण भर का हैप्पीनेस। 2 मिनट की खुशी के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, कि 2 मिनट की खुशी के लिए आपको प्रयास नहीं करना है कि 2 मिनट दोस्तों के साथ चिल कर लिए, 2 मिनट के लिए चले गए दोस्तों के साथ, सोच रहे हैं कि चलो दोस्तों के साथ चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, जाएंगे और अभी चले आएंगे। 2 मिनट की खुशी के लिए आपको अपना टाइम नहीं गंवाना है, 2 मिनट की खुशी के पीछे नहीं भागना है, चंद पल भर की खुशी के लिए नहीं भागना है। जब आपको कुछ बड़ा करना है तो फिर आपको उस 2 मिनट की खुशी को अवॉइड करना होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन के दौरान अगर 5 या 10 मिनट के लिए अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चले गए या फिर कहीं चले गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे आपके रेटिकुलर सिस्टम में जो फंक्शन, जो रीप्रोग्राम आपने कर रखा हुआ है कि आप प्रिपरेशन के किस स्टेज पर, किस रास्ते पर चल रहे हैं, बीच में अगर कहीं आप पार्टी करना शुरू कर दिए, बीच में कहीं 2 मिनट के लिए घूमने चले गए, तो आपका जो ये रेटिकुलर सिस्टम है ना, ये रेटिकुलर सिस्टम बट जाता है। और जब बट जाएगा तो फिर उसको एक ट्रैक पर लाने में टाइम लगता है। तो होता कुछ नहीं है उस 5 मिनट की पार्टी से, होता कुछ नहीं है उस 2 दिन के मैरिज पार्टी में जाने से, बल्कि होता सिर्फ इतना ही है कि जो काम आपको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेना था अब वो 50 दिन लेगा। सिर्फ इतना ही होगा, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल मैनेज कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी आप उसे 30 दिन में अब नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप वो 30 दिन से अब 40 दिन, 40 दिन से अब 50 दिन भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को ट्रैक में लाने पर गाड़ी नहीं है कि स्टीयरिंग घुमाया और ट्रैक पर लेकर आए 2 मिनट में। ये ह्यूमन बॉडी का फंक्शन है जिसमें मैं रेटिकुलर सिस्टम की बार बार बात कर रहा हूँ। रेटिकुलर सिस्टम मतलब आपके सभी न्यूरॉन्स का एक सिस्टम, एक जाल है जो आपके दिमाग में है, और ये सभी मैसेजेस को निगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में हो रही हैं, बार बार जिस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, उसको वो पॉजिटिवनेस के माध्यम से शो करता है। अगर आप बार बार ऐसा सोच रहे हैं कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा हाई स्कूल में नंबर कम था, मेरा इंटरमीडिएट में मैं कमज़ोर छात्र था, मेरा तो ग्रेजुएशन भी अच्छे कॉलेज से नहीं हुआ है, मैं पढ़ करके नहीं पास किया हूँ, कहीं से मैंने सिर्फ मार्कशीट ले लिया है, यानी कि सिर्फ आप एग्ज़ाम देने पहुँचे हुए थे। अगर बार बार आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आपसे कभी भी यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार ऐसा सोच करके आप अपने रेटिकुलर सिस्टम को मैसेज दे रहे हैं कि आप उस लायक नहीं हैं। वो उसे एविडेंस के तौर पे इकट्ठा करता है और आपके पूरी बॉडी में निगेटिविटी भर देता है कि आपसे हो नहीं पाएगा, आपसे हो नहीं पाएगा। विश्वास कीजिए, जब आप सुबह कम से कम 30 सेकेंड तो आप योगा करते हैं, जो भी करते हैं, 30 सेकेंड आप इस चीज़ में लगाइए कि आप इमेजिन करेंगे
और क्या इमेजिन करना है? इमेजिन यही करना है कि आपने यूपीएससी को क्रैक कर लिया है और क्रैक करके आपको कैसी खुशी मिल रही है। आपको जो रैंक लेना था वो रैंक भी आपने ले लिया, और रैंक लेकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है। आप उससे आगे भी बढ़ सकते हैं कि अगर आपको आईएएस बनना था या मान लीजिए आईपीएस बनना था, तो आप आईपीएस बन चुके हैं, आपके कंधे पर स्टार वाला ड्रेस आ चुका है, आपने वो शूज पहन लिया है, और शूज पहन करके आप अपने आप को कैसा महसूस करवा रहे हैं, अंदर से आप अपने आप को हमेशा महसूस करते रहिए। इस बात को बार बार, इस चीज को महसूस कराने से आप अपने रेटिकुलर सिस्टम को बार बार ये मैसेज दे रहे हैं कि मुझे ये करना है, नहीं मैं ये कर लूंगा। ये है रेटिकुलर सिस्टम की पावर। इमेजिनेशन, आप अपने इमेजिनेशन में दूसरी चीज लाइए ही मत। आप ये कभी सोचिए ही मत कि आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, आपका मेंस में इतना बड़ा सिलेबस से नहीं हो पाएगा, प्रीलिम्स में कट ऑफ बनते हैं मेरा नहीं हो पाएगा, या आप ये देख करके दूसरों को देख के सोचिए ही मत कि वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो उसका हो जाएगा, आप किसी छोटे डिग्री कॉलेज से पढ़े हैं तो आपका नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल दिमाग में लाना ही नहीं है अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो। बल्कि आपको हमेशा हमेशा पेशेंस रख करके कूल माइंड से आपको यही सोचते रहना है, आप अपने दिमाग में यही विजुअलाइज करते रहिए कि आपसे होगा। हमेशा अपने आप को बैठे, सोते, जागते, चलते, खाना खाते, घूमते, पढ़ते समय, हर समय आपके दिमाग में एक चीज़ तो जरूर चलना चाहिए, आपके दिमाग के एक हिस्से में, कि आप एक अगर आईपीएस बनना चाहते हैं तो आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस बनना चाहते हैं तो आप आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर हैं, न कि आप बनेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ये नहीं लिखना है कि आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, आई एम एन आईपीएस ऑफिसर, ये आपको लिखना है। ये आपको पॉजिटिवनेस से भरता है। बल्कि जब आप लिखेंगे आई एम एन आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, ये आपको निगेटिविटी से भर देता है। रेटिकुलर सिस्टम को लगता है कि आपके अंदर इस चीज़ की डिफिशियंसी है, कमी है, और वो कमी जीवन भर बनी रहती है, कभी पूरा होता नहीं है। इसलिए आपको पॉजिटिवनेस लाने के लिए बार बार पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, बार बार उस चीज़ से गुजरना है। अच्छा जरा सोचिए, कोई भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें याद होती हैं, कुछ याद नहीं होती हैं। कभी नहीं सोचा कि क्यों? आपने 4 दिन पहले क्या खाया आपको याद नहीं है, लेकिन आपने 4 महीने पहले किसी पार्टी में क्या खाया आपको याद है। सोचिए क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में रिपीट हो रही थी। जब आपको किसी मैरिज पार्टी में या किसी पार्टी में जाना होता है तो आप 10 या 15 या हो सकता है 1 महीना पहले से उसी थॉट में रहते हैं कि मुझे वहाँ जाना है, मेरे दोस्त या फिर मेरे रिलेटिव की शादी है, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, तो मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे कैसे दिखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके 1 महीना पहले से आपके दिमाग में चल रही होती हैं। फिर आप शादी के दिन आप उस चीज़ को एक्सपेंड करते हैं। फिर शादी के बाद आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक आप उन बातों को करते हैं कि उस पार्टी में ऐसा लगा था, मैंने ऐसा पहना था, मैंने ऐसा नाचा था, मैंने ऐसा खाया था, मैंने ऐसा बोला था। ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। चर्चा 2 महीने चल रही है, यानी कि ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन आप अपने सिलेबस के साथ क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ क्या करते हैं? आपको आज क्लास में बताया गया, आप सुने और उसके बाद से आप छोड़ दिए, आप उसे रिपीट नहीं कर रहे हैं। बार बार आपके दिमाग में वो चीज़ रिवाइज होते रहनी चाहिए, रिपीट होती रहनी चाहिए, तब जाकर के वो चीज़ आपको याद रहेगी। तब जाकर के आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे, किसी चीज़ को नहीं भूलेंगे। जिसे आप चाहेंगे वही भूलेंगे, और जिसे आप नहीं चाहेंगे वो आपके दिमाग से कभी भी भूलेगा नहीं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। नमस्कार।